तो स्क्विड गेम सीजन 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला सीजन खत्म हुआ था। गीहुन की टीम सरेंडर करने लगी थी पर पिंक सोल्जर्स उन सभी को गोली मार देते हैं, लेकिन नोल मिस्टर पार्क यानी प्लेयर नंबर 246 को पेट की साइड में गोली मारकर बस जख्मी करती है और आंखें बंद करके मारने की एक्टिंग करने कहती है। फिर उसके कॉफिन में प्लस साइन ड्रॉ कर देती है। फिर इधर गीहुन को कॉफिन में डाल के प्लेयर्स रूम में लाया जाता है। ह्यूंजू चेक करती है तो गीहुन जिंदा था। इधर जुनहो की शिप में ड्रोन ऑपरेटर को ढूंढा जा रहा था पर उसे तो शिप के कैप्टन ने मार डाला था, इसीलिए वो सभी को वापस चलने के लिए कहता है, ये बताकर कि कल रात शायद वो नशे में शिप से पानी में गिर गया होगा, इसीलिए उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं, अब तक वो मर चुका होगा। इधर गीहुन को जब होश आया तो वो अपने दोस्त जोंगबे को खोकर काफी ज्यादा गुस्से में था। वो चिल्लाने लग जाता है कि उसे जिंदा क्यों छोड़ा गया, उसे भी क्यों नहीं मारा। वो गुस्से और सैडनेस के साथ चिल्लाने लग जाता है तो पिंक सोल्जर्स उसे खींचकर उसकी जगह पे छोड़ आते हैं, जो सब इधर अंदर बैठा फ्रंटमैन देख रहा था। जिसके बाद ये रिवील हो ही जाता है कि शिप का कैप्टन फ्रंटमैन के ऑर्डर पे काम कर रहा था, जिसका काम था जुनहो को उस आइलैंड से दूर भटकाना, जो वो अब तक सक्सेसफुली कर रहा था। देन इधर अगला गेम खेलना है या नहीं, इसके लिए वोटिंग शुरू होती है। गीहुन को छोड़कर बाकी सब वोट करते हैं पर इस बार ज्यादा लोग ओ टीम में जाते हैं, क्योंकि इन सभी ने देखा था किस तरह से ओ टीम वालों ने आधी रात में एक्स टीम पे हमला किया था। इधर नोल प्लेयर 246 को जिंदा छोड़कर ऑर्गन निकालने वाले गैंग के साथ जुड़ जाती है। एक सोल्जर को अपनी बातों में फंसाकर सर्जरी रूम में पहुंच जाती है, जो कि एक सीक्रेट रूम था जहाँ पे कोई भी कैमरास नहीं थे। तो वो वहाँ मौजूद सारे सोल्जर्स को गोली मार देती है, सिर्फ उस डॉक्टर को छोड़कर। पर वो उस डॉक्टर पे गन पॉइंट करके मिस्टर पार्क पे ऑपरेट करके उन्हें ठीक करने कहती है। इधर रात को सभी को खाना दिया जा रहा था। तेहो तो गीहुन को इग्नोर करता है पर ग्रैंडमा और ह्यूंजू उससे बात करने आती है, उसे दिलासा देती है कि तुम तो हम सबका भला ही चाहते थे, पर ये सोल्जर्स बहुत ज्यादा थे। ह्यूंजू कहती है गलती मेरी है, मुझे मैगजीन्स लेकर जाना चाहिए था। ग्रैंडमा का बेटा योंगशिक कहता है कि इसकी भी गलती नहीं थी, इससे पहले तेहो आया था लेकिन वो मैगजीन्स लेकर गया ही नहीं। जो सुन गीहुन को तेहो पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो अभी बिंदास खाना खा रहा था। तो ग्रैंडमा गीहुन के लिए खाना छोड़कर चली जाती है। इधर उस वक्त जुनहो से बात करने आता है, कहता है उसे शिप के कैप्टन पे डाउट है, क्योंकि कल रात उसने शिप में कुछ आवाज सुनकर बाहर आया था। तब उसने शिप के कैप्टन को देखा था और उस टाइम उनके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर था। जुनो कहता है कैप्टन ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने मुझे बचाया था और तब से वो उस आइलैंड को ढूंढने में मेरी हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए ड्रोन ऑपरेटर के गायब होने में उनका हाथ नहीं हो सकता। इधर प्लेयर्स रूम में अगले गेम की अनाउंसमेंट होती है पर गीहुन अभी भी तेहो की ओर गुस्से में देख रहा था। फिर उन सभी को गेमिंग अरीना की ओर ले जाया जा रहा था, जिसके रास्ते में उन्होंने सारी लाशों को झुला कर रखा था, जिन सब ने कल बगावत की थी, जिनमें से एक लाश जोंगबे की भी थी, जिसे देखकर गीहुन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे देखकर तेहो और ज्यादा घबरा रहा था। इधर जुनो नया ड्रोन ऑपरेटर लेकर फिर से अपने टीम के साथ आइलैंड ढूंढने निकलने वाला था, पर उस वक्त कॉल करके बताता है कि वो आज नहीं जाएगा, बल्कि आज वो शिप के कैप्टन के बारे में पता लगाएगा। इधर डॉक्टर ने मिस्टर पार्क की बॉडी से बुलेट निकाल तो ली थी पर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था, तो नोल अपना ब्लड देती है। इधर गेम के रूल बताए जाते हैं, जहाँ सभी को रेड या ब्लू कलर की एक बॉल चूज करने दिया जा रहा था। रेड टीम और ब्लू टीम को अलग करने के बाद बताया जाता है गेम का नाम हाइड एंड सीक, जिसमें रेड टीम वालों को 30 मिनट के अंदर ब्लू टीम के एक एक जन को ढूंढकर मारना होगा। ब्लू टीम में 30 मिनट तक जो बचेगा वो आगे जाएगा। वहीं रेड टीम में से जो ब्लू टीम के किसी को नहीं मार पाएगा उसे भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। रेड टीम के हर एक प्लेयर को एक चाकू दिया जाता है, वहीं ब्लू टीम के प्लेयर्स को एक एक चाबी वाला लॉकेट, जिससे वो अनलिमिटेड दरवाजे खोल सकते हैं छुपने के लिए, लेकिन एक बार खोला हुआ दरवाजा बंद नहीं होगा। वहीं एक आखिरी चांस दिया जाता है अगर कोई अदला बदली करना चाहता हो तो। गीहुन था रेड टीम में, तेहो था ब्लू टीम में, ग्रैंडमा थी रेड टीम में, उनका बेटा योंगशिक था ब्लू टीम में, जुनी थी रेड टीम में, वहीं ली था ब्लू टीम में। वहीं कुछ और कैरेक्टर्स जैसे नामक्यू और मिन्सू दोनों थे रेड टीम में। वहीं ह्यूंजू, शमन और वो बुढ़ऊ तीनों थे ब्लू टीम में। ली जुनी को मैनिपुलेट करने पहुंच जाता है, उसे कहता है कि तुम इस साल में किसी को भी नहीं मार पाओगी, इसीलिए मुझे चाकू दे दो, मैं आकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं योंगशिक अपनी माँ से अदला बदली कर लेता है। फिर ब्लू टीम को 2 मिनट का टाइम दिया जाता है छुपने के लिए। सब लोग यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। 2 मिनट बाद रेड टीम वाले उन्हें मारने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ नामक्यू और ली टीम बनाकर मारने का डिसाइड करते हैं। वहीं गीहुन का निशाना था तेहो। इधर मिस्टर पार्क के होश आने के बाद नोल इस डॉक्टर को भी मार डालती है और इस डॉक्टर की यूनिफॉर्म मिस्टर पार्क से चेंज करा देती है। इधर रेड टीम वाले पागलों की तरह अपना शिकार ढूंढ रहे थे, जैसे ही कोई ब्लू टीम का दिखता है उसे मार डाल रहे थे। वो चालाक बढ़ो टीममेट बनने का नाटक करके दूसरे को आगे ढकेल रहा था। वहीं ह्यूंजू ग्रैंडमा और जूनी की हेल्प कर रही थी। इन सभी को 3 अलग अलग तरह के कीज दिए गए थे, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल शेप के, जो तीनों थे ह्यूंजू, ग्रैंडमा और जूनी के पास, जिससे वो तीनों आसानी से सारे दरवाजे खोल पा रहे थे। वहीं तेहो तो बस गीहुन से बचता फिर रहा था। इधर नामकी और ली ने एक ब्लू टीम के प्लेयर को पकड़ लिया था, जिसे ये दोनों साथ मिलकर मारते हैं, पर इन दोनों को पास होने के लिए एक और बंदे को मारना पड़ेगा, इसीलिए दोनों साथ में दूसरा शिकार ढूंढने निकलते हैं। पर हाथापाई के दौरान नामक्यू का वो ड्रग वाला लॉकेट जो मिन्सो को मिल जाता है, पर इधर भागते हुए जूनी सीढ़ियों से गिर जाती है, जिससे उसका पैर सूज जाता है और दर्द उसके पेट में लगने से उसे दर्द भी शुरू हो जाता है। रेड टीम का एक प्लेयर उसे देखकर मारने आता है, पर ह्यूंजू उसे ही मार देती है। जूनी तो अब चल नहीं पा रही थी और उसका पेन भी शुरू हो गया था, इसीलिए ह्यूंजू उसे एक रूम में ले जाती है। इधर ली और नामक्यू काफी लोगों को मार रहे थे, जहाँ नामक्यू कहता है कि अगर हम जितने ज्यादा ब्लू टीम के प्लेयर्स को मारेंगे उतने ही रेड टीम वाले ऑटोमेटिक मारे जाएंगे,
क्योंकि उनके पास मारने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, तो वो सभी आधे घंटे बाद वैसे भी एलिमिनेट हो ही जाएंगे, जिससे हम सबके हिस्से में ज्यादा पैसे आएंगे। अब ली था बहुत बड़ा लालची, इसीलिए उसका प्लान मान लेता है और फिर जो दिखे उसे मारना चालू कर देते हैं। पर इधर योंगशिक की हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी को मारने की। किसी को मारने से पहले वो खुद ही डर रहा था। वहीं फिर गिहोन और तेहो का आमना सामना हो ही जाता है, जहाँ दोनों में काफी मारपीट होती है, पर तेहो उसे धक्का देकर भाग जाता है। लेकिन इधर जूनी को लेबर पेन होने लगा था, तो ग्रैंडमा उसकी डिलीवरी कराने में हेल्प करती है और ह्यूनजू दरवाजे के पास गार्ड करती है। इधर शमन बचते हुए कैसे दरवाजे के अंदर आती है, जिसके एक तरफ दरवाजे पे 3 लॉक थे, यानी 3 अलग अलग चाबियों से वो दरवाजा खोला जा सकता था और ये एक सीक्रेट दरवाजा था जिसे खोलकर ये सभी टाइम से पहले ही अपने आप को सेव कर सकते थे। जो बताया तो नहीं गया था, पर ये शमन समझ जाती है, इसीलिए वो बाकी 2 चाबियां ढूंढने निकल पड़ती है। इधर ये बूढ़ो रेड टीम के बंदों से छुपने के लिए एक मरे हुए आदमी का खून अपने बॉडी पे लगा के उसके साइड में सो जाता है, जिसे मरा हुआ समझकर रेड टीम वाले पार हो जाते हैं। पर तभी शमन आकर उस बूढ़ो को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि उस बूढ़ो के पास था बाकी 2 चाबियां। इधर ग्रैंडमा सक्सेसफुली बेबी की डिलीवरी कर देती है, लेकिन तभी एक रेड टीम का प्लेयर इन पे हमला करने आता है, जिससे लड़ते लड़ते ह्यूनजू थोड़ी दूर चली जाती है। पर एक रूम के अंदर जाकर वो उस बंदे को मार डालती है और ये वही 3 लॉक वाला रूम था। अब ह्यूनजू के पास तीनों चाबियां थी जो उसे ग्रैंडमा और जूनी ने दिए थे, जिनसे वो दरवाजा ओपन करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इस दरवाजे के पार जाने से वो लोग गेम जीत जाएंगे। यही बताने वो भागकर इनके पास आती है, पर दरवाजे के पास आते ही पीछे से ली उसे चाकू मार देता है, जिससे ह्यूनजू ग्रैंडमा और जूनी के सामने मारी जाती है। पर उसे मारने वाले ली को देखकर जूनी और शॉक्ड होती है। अब नामग्यू यहाँ से थोड़ी दूर पे था, यहाँ वो ना आए, इसलिए ली जूनी से कोई बात न करते हुए नामग्यू को लेकर दूसरी ओर चला जाता है। पर ह्यूनजू की मौत से ये दोनों काफी ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन ह्यूनजू को चाकू लगने से पहले उसने इन दोनों को उस रूम के बारे में बता दिया था, इसीलिए ये दोनों काफी दुख के साथ बच्चे को लेकर उस रूम की ओर जाते हैं, जहाँ इनसे पहले बुढ़ो और शमन वो दरवाजा खोल लेते हैं। पर बुढ़ो एक चाबी निकालकर दरवाजा पार होकर उस साइड से लॉक कर देता है। तभी यहाँ मिन्सू आ जाता है, शमन को मार देता है। इधर गिहोन तेहो को पकड़ लेता है, तेहो से माफी मांगने लगता है, पर फिर बताता है कि उसने सब कुछ झूठ कहा था, वो मरीन ऑफिसर नहीं था, वो तो काफी डरपोक किस्म का लड़का है। गिहोन का कॉन्फिडेंस देखकर उसके टीम में आया था ताकि वो उस गेम को सरवाइव कर सके। वो बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए मैगजीन लेकर नहीं जा सका। जोसेफ सुन गिहोन उसे मारने से पहले रुक गया, पर तभी तेहो ने उस पर हमला कर दिया, जिससे फिर से इनमें हाथापाई शुरू हो गई। इधर ग्रैंडमा और जूनी उस रूम में पहुंच जाते हैं, पर तभी उस रूम में आ जाता है ग्रैंडमा का बेटा योंगशिक, जो अब तक किसी को भी मार नहीं पाया था और अब बस 2 मिनट बचे थे। इसीलिए वो अपनी माँ को हटने के लिए कहता है और वो जूनी को मारने जा रहा था, पर उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है कि उस बेचारी की जगह तुम मुझे मार दो, वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है इस गेम में, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ। जूनी को तो अभी अपनी बच्ची के साथ जीना है। पर योंगशिक अपनी माँ को धक्का देकर जूनी को मारने चाहता है, लेकिन तभी उसकी माँ जूनी को बचाने के लिए उसके पीठ पे चाकू मार देती है। वहीं इधर गिहोन गुस्से में तेहो को गला दबाकर मार देता है। तो इधर एक माँ अपने बेटे को मार के काफी दुखी थी। वहीं इधर गिहोन ने तेहो को मार तो दिया था, पर अपने दोस्त को खोने का गिल्ट नहीं जाता, इसीलिए वो उसी चाकू से खुद को मारने जा रहा था, पर पिंक सोल्जर्स ऐसा करने से उसे रोकते हैं। वहीं टाइम अप हो गया था, इसलिए रेड टीम में से जिसने भी किसी को नहीं मार पाया था उन सभी को पिंक सोल्जर्स आकर मार देते हैं। तभी यहाँ रिवील होता है कि इन पिंक सोल्जर्स में से 4 जन खुद वीआईपीज थे, जिन्होंने पहली बार गेम में पार्टिसिपेट किया था अपने हाथों से लोगों को मार कर एंजॉय करने के लिए। देन प्लेयर्स रूम में सारे बचे हुए प्लेयर्स आते हैं। नामग्यू पागल हो रहा था क्योंकि उसे ड्रग्स वाला लॉकेट नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो वो ड्रग लेना शुरू करता है तो टाइम टू टाइम ना लेने की वजह से पागलपंती करने लग जाता है, जिस चक्कर में नामग्यू को सोल्जर्स से मार भी पड़ती है, जो देखकर मिन्सू खुश होता है। अब जूनी के साथ बच्चे को देखकर सारे प्लेयर्स तो शॉक्ड रह जाते हैं, पर ली तो उससे बात करने भी नहीं जाता। वहीं गिहोन को फिर से हथकड़ी पहना दी जाती है ताकि वो अपने आप को मारने की कोशिश ना करे। इधर नोल मिस्टर पार्क को यानी प्लेयर नंबर 246 को सोल्जर नंबर 16 का यूनिफॉर्म पहनाकर सबसे छुप छुपाकर बाहर ले आती है। वहीं इधर प्लेयर्स रूम में रिजल्ट बताए जाते हैं, जिसमें अब सिर्फ 25 लोग बचे थे और अभी के हिसाब से हर एक को 1.65 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। वहीं इधर फ्रंटमैन सारे वीआईपीज की खातिरदारी करने में लगा हुआ था, जो सारे फॉरेनर्स थे। इधर सर्जरी रूम से कोई खबर नहीं आ रही थी, इसीलिए चीफ कुछ सोल्जर्स को वहाँ चेक करने भेजता है। इधर उस वक्त जुनहो को कॉल करके बताता है कि उसने शिप के कैप्टन के बारे में पता किया, पर यहाँ किसी को भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। दूसरी टीम की शिप में उनका जो साथी था उसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो जुनहो को शिप के कैप्टन पे नजर रखने के लिए कहता है और जरा चौकन्ना रहने कहता है, और अभी वो कैप्टन का घर चेक करने जा रहा है कहता है। इधर प्लेयर्स रूम में फिर से वोटिंग होती है अगले गेम के लिए, जहाँ इस बार भी ज्यादा लोग ओ टीम में वोट देते हैं। कुछ लोग पैसों की लालच में तो कुछ लोग डर के मारे। इधर पिंक सोल्जर सर्जरी रूम में पहुंचते हैं तो दूसरे सोल्जर्स को मरा पड़ा देखते हैं। अब जो चारों यहाँ मरे पड़े थे उनके अलावा पिंक सोल्जर्स ने भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था, इसीलिए ये लोग बाकी 3 सोल्जर्स को स्कैन करके कंफर्म करते हैं कि ये तीनों सोल्जर्स हैं। पर प्लेयर नंबर
246 का कपड़ा पहना हुआ जो बंदा मरा पड़ा हुआ था उसे ये लोग स्कैन नहीं करते, इसीलिए सोल्जर नंबर 16 के मिसिंग होने की रिपोर्ट सोल्जर अपने चीफ को बताता है। तो चीफ अपने सिक्योरिटी रूम में आकर चेक करता है जिसमें वो नोल और सोल्जर 16 को साथ में आता हुआ देखता है। वहीं इधर जुनहो ने एक आइलैंड की ओर जो ड्रोन भेजा था वो जगह देखकर उसे कुछ जाना पहचाना लगता है, इसीलिए वो कैप्टन को उस आइलैंड की ओर ले जाने के लिए कहता है। कैप्टन कहता है कि वो जगह काफी पथरीला है इसलिए वहाँ जाना खतरनाक होगा, पर जुनहो कहता है कि वो अकेला पहले जाकर चेक करके आएगा। इधर चीफ नोल और सोल्जर 16 को अपने केबिन में भेजने के लिए कहता है, पर नोल तो गन लेकर उसके पीछे ही खड़ी थी। तो चीफ उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। नोल कहती है कि उसे अगली शिफ्ट में आइलैंड के बाहर ड्यूटी चाहिए सोल्जर नंबर 16 के साथ, और कल सुबह तक बाहर एक बोट खड़ी चाहिए। चीफ कहता है ये सब करके कोई फायदा नहीं है, और आखिर सोल्जर 16 के साथ उसका क्या रिश्ता है, और उन सोल्जर्स को तुमने ही मारा है ना। नोल कहती हाँ, और बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीआईपीज आ चुके हैं, इसलिए तुम भी ये नहीं चाहोगे कि फ्रंटमैन या उन सबको इनके बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए जो सब मैंने कहा वो सब रेडी करो। इधर जुनहो आइलैंड में पहुंच जाता है जो जगह देखकर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि पिछली बार वो स्क्विड गेम वाले आइलैंड से भागकर इसी आइलैंड में पहुंचा था जहां उसके भाई ने उसे गोली मारी थी, यानी स्क्विड गेम वाला आइलैंड यहीं आसपास कहीं है, जो बात वो अपने टीम को बताता है। इधर ग्रैंडमा गिहुन से बात करने आती है, उसे समझाती है कि अब उसे खुद को ब्लेम करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसकी गलती नहीं थी। यही समझाते हुए वो उसे अपने बेटे की मौत के बारे में बताती है कि किस तरह की सिचुएशन में उन्हें अपने बेटे को मारना पड़ा, जिसके लिए वो खुद बहुत ज्यादा दुखी है। लेकिन वो गिहुन से रिक्वेस्ट करती है जुन्ही और उसके बेबी को बचाने के लिए, क्योंकि उनके बाद जुन्ही और उसके बेबी को बचाने वाला और कोई नहीं है। इधर उस वक्त पहुंच चुका था कैप्टन के घर के एड्रेस पे। दीवार टाप के घर में घुस तो जाता है पर सामना होता है एक डरावने कुत्ते से जो चेन से बंधा हुआ था, पर वो काफी जंगली टाइप का था, इसलिए जल्दी से वो खिड़की तोड़कर घर में घुस जाता है। इधर चीफ समझ नहीं पा रहा था कि नोल और सोल्जर 16 का क्या रिलेशन है, इसलिए वो दोबारा से सर्जरी रूम में सोल्जर्स को भेजता है चेक करने के लिए। वहीं इधर एक कॉफिन प्लेयर्स रूम में लाया जाता है, तभी हमें पता चलता है कि ग्रैंडमा ने अपनी जान दे दी है, जो देखकर जुन्ही और गिहुन दोनों ही काफी सैड होते हैं। इधर सर्जरी रूम में जब उस सोल्जर ने प्लेयर 246 के कपड़े पहने लाश को स्कैन किया तो उसे पता चल गया कि ये तो असल में सोल्जर नंबर 16 है, जो बात उसने चीफ को बताई, जिससे चीफ को समझ आ गया कि जिसने सोल्जर 16 की यूनिफॉर्म पहनी हुई है वो असल में प्लेयर 246 है। इसीलिए चीफ ने अपने कुछ सोल्जर्स को नोल का पीछा करने के लिए कहा। इधर उस कैप्टन के घर में कुछ फोटोज को देखकर शॉक्ड रह गया क्योंकि उन फोटोज में कैप्टन था उस रिक्रूटर के साथ में, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि कैप्टन स्क्विड गेम वालों के साथ मिला हुआ है। पर तभी उसे अपने पीछे कुत्ते की आवाज आती है जो उसॉक पे हमला कर देता है, पर उसॉक कैसे भी करके अपनी गन निकाल कर उसे गोली मार देता है। जिसके बाद वो बाहर आता है, तभी सामने आंगन के पास डॉग हाउस बना हुआ था जिसके नीचे उसे मिलता है बहुत सारा पैसा और वो पिंक सोल्जर वाला ड्रेस। लेकिन तभी यहाँ पे पुलिस पहुंच जाती है। इधर प्लेयर्स रूम में अगले गेम के लिए इन्हें अरीना में बुलाया जाता है। जूनी का पैर सूजा हुआ था, इसीलिए वो बच्चे के साथ अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी, तो गिहुन उसे बेबी को लेकर होल्ड करता है और उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें और बेबी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो ये लोग अरीना में पहुंच जाते हैं जहाँ सामने खड़े थे दो जायंट डॉल्स। अनाउंसमेंट होती है, बताया जाता है गेम का नाम है रोटेटिंग रोप जंप। दोनों डॉल्स के बीच में एक पतली सी ट्रैक है जिसके ऊपर से जायंट रोप घूमेगा और 20 मिनट के अंदर इन सभी को रोप से बचकर जंप करते हुए इस पतली ट्रैक के उस पार पहुंचना होगा। पर ट्रैक में बीच का हिस्सा थोड़ा सा टूटा हुआ है, वहीं नीचे है बहुत गहरी खाई, यानी जो भी रस्सी से टकराएगा वो सीधा मौत के मुंह में जाएगा। पर 20 मिनट बाद इस साइड जितने भी प्लेयर्स रहेंगे उन सभी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इवन उस बेबी को भी उस पार ले जाना पड़ेगा, जो देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। किसी में भी पहले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गिहुन जूनी को बेंच में बिठाकर थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है, तभी उसकी नजर पड़ती है जूनी के पैर पे, जिसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी, यानी वो जंप नहीं कर पाएगी। पर गिहुन कहता है कि मैं तुम्हें उस पार ले जाने के लिए कुछ ना कुछ सोच लूंगा। नामक्यू का बिना ड्रग की हालत खराब हो रहा था, तो मिन्सू फाइनली उसे ये लॉकेट दिखाता है, तो नामक्यू उसे छीनने जाता है, पर मिन्सू उसे ट्रैक की ओर फेंक देता है, जिसे लेने के लिए नामक्यू ट्रैक पे उतर आता है। इवन जंप करते हुए वो लॉकेट तक पहुंच जाता है। लॉकेट खोलता है पर उसके अंदर कोई भी ड्रग नहीं था, जिससे उसका ध्यान हट जाता है और फिर रस्सी उसे टक्कर मार के नीचे फेंक देती है, जो देखकर जूनी गिहुन से कहती है कि आप बस मेरी बेबी को बचा लीजिए। तो जूनी बेबी को अपने जैकेट में लपेट कर गिहुन को देती है। गिहुन उसे अपने सीने में बांध लेता है और उसे कहता है मैं बेबी को उस पार पहुंचा कर तुम्हें वापस लेने आऊंगा। ये बोलकर वो ट्रैक के ऊपर कूद जाता है और वो सक्सेसफुली जंप करते हुए बेबी को लेकर उस पार पहुंच जाता है। बेबी को उस साइड बेंच पे रखने के बाद वो वापस आने वाला था जूनी को लेने के लिए, पर उससे पहले 2-3 लोग ट्रैक के ऊपर आ गए थे जो सभी एक साथ ट्रैक पार कर रहे थे। तो गिहुन के बाद दूसरा बंदा उस पार आ जाता है, पर फिर उसके बाद आने वाले बंदे को वो नीचे धक्का मार के गिरा देता है और वहीं खड़ा होकर ट्रैक के इस पार आने वाले बंदों से कहता है कि जो भी इस पार आएगा मैं उसे धक्का मार दूंगा। गिहुन पूछता है ऐसा क्यों कर रहे हो? वो बंदा कहता है कि जितने कम लोग बचेंगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, इसीलिए मैं हमारे रास्ते के कांटों को हटा रहा हूँ। किसी को भी इस पार नहीं आने दे रहा था, जिस वजह से काफी लोग थक कर ट्रैक से नीचे गिर जाते हैं, जो देखकर गिहुन उसे पीछे खींच लेता है। तो बुढ़ो के साथ कुछ लोग इस पार आ जाते हैं, जिनमें से एक उस बंदे को नीचे गिरा देता है। मिन्सू के साथ 1-2 और जन पार हो जाते हैं। टाइम बीत रहा था। ली जूनी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, तभी जूनी उसे अपना पैर दिखाती है जो पूरी तरह से सूज गया था।
जिस वजह से वो उस ट्रैक के ऊपर नहीं चल पाएगी, इसीलिए ली उसे छोड़कर चला आता है। अब बस 1 मिनट बचा था। गीहुन जूनी को लेने उस पार जाने वाला था, पर उधर से जूनी उसे रुकने के लिए कहती है और बताती है कि आप मेरी बेबी को बचा लेना। ये बोलकर वो खुद नीचे कूद जाती है। इधर नोएल और नंबर 16 आइलैंड के बाहर निकल जाते हैं तो चीफ अपने कुछ सोल्जर को उनका पीछा करने के लिए कहता है। उनके लिए बाहर एक बोट तो रखी हुई थी, पर उसमें एक ट्रैकर लगा हुआ था। इधर प्लेयर्स रूम में अब सिर्फ 8 जन बचे थे, बेबी को लेकर 9 जन थे। ऊपर बैठे वीआईपी इस बेबी के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ वो लोग अब इस गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बेबी को भी एक प्लेयर बनाने का डिसाइड करते हैं। उसे अपनी माँ का नंबर दिया जाता है, यानी प्लेयर नंबर 222। एक वीआईपी कहता है कि अब हर एक को 35 करोड़ मिलेंगे, तो फिर ये लोग तो गेम यहीं पे छोड़ देंगे। इस पे फ्रंटमैन कहता है कि अब एक ऐसा ऑफर दिया जाएगा जिससे ये लोग गेम को नहीं छोड़ पाएंगे। तो पिंक सोल्जर्स आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि अगला गेम खेलने के लिए अब 9 प्लेयर्स बचे हैं, यानी हर एक को 31 करोड़ मिलेंगे। जो सुन बाकी सब तो चौंक जाते हैं, गुस्से में कहते हैं कि अब 9वां प्लेयर कौन है। तो सोल्जर कहता है वो बेबी है 9th प्लेयर। जो सुन ये लोग तो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं, कहते हैं ये तो काफी अनफेयर है, इस बेबी ने तो कुछ भी नहीं किया, फिर ये हमारे हिस्से के पैसे कैसे खा सकता है। ये पैसों के लालची उस बेबी को मारने जाने लगते हैं। तो सोल्जर उन्हें रोकते हुए कहता है कि अब कोई भी गेम के बाहर किसी को भी नहीं मार सकता। आखिरी गेम खेलना है या नहीं, उसके वोटिंग से पहले स्पेशल डिनर के लिए उन्हें तैयार होने के लिए कहा जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में उस वक्त से पूछताछ की जा रही थी। उस वक्त पुलिस वाले को कैप्टन और स्क्विड गेम के बारे में बता रहा था, पर उन्हें उसकी बात पे बिलीव ही नहीं हो रहा था। पुलिस वाले तो कैप्टन को कॉल करके उनके घर चोरी हुई है ये बता देते हैं। उसक नाम का बंदा उनके घर से एक पिंक सूट और पैसे चुरा रहा था। ये सुनते ही कैप्टन को समझ आ जाता है कि उसक सब कुछ जान चुका है। तो उसक लॉयर को फोन करने के नाम पे अपना फोन मंगाता है और जुन्हो को कॉल करके कैप्टन की सच्चाई बता देता है। लेकिन तब तक इधर कैप्टन ने अपना गन निकाल लिया था, दूसरे बोट में अपने आदमी को भी बता दिया था उन सभी को मार देने के लिए, और इधर कैप्टन ने भी सबको मारना चालू कर दिया था। लेकिन जुन्हो आकर कैप्टन को तीर मार देता है। देन उससे पूछने जाता है कि आखिर वो आइलैंड कहाँ है, पर उससे पहले कैप्टन मर जाता है। पर जुन्हो ने अपने एक साथी की जान बचा ली थी, जिसके साथ मिलकर वो कैप्टन के केबिन की छानबीन करने लगता है। इधर वोटिंग के पहले इन सभी को मस्त खाना खिलाया जाता है। फिर वोटिंग से पहले उन्हें अगले गेम के बारे में कुछ बताया जाता है कि ये लोग चाहे तो पहले ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये लोग अगले गेम में किसे एलिमिनेट करना चाहते हैं। मिनिमम 3 लोगों को एलिमिनेट करने के लिए ये लोग पहले ही डिसाइड कर सकते हैं। जेसन बुढ़ो एंड गैंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि 2 जन को तो इन्होंने कंफर्म कर ही लिया था, एक गेहूं था और एक बेबी, और तीसरा बकरा कौन होगा ये वो बाद में सोचेंगे कहते हैं। तो फिर मजे से खाना खाते हैं। फिर वोटिंग शुरू होती है। अब बेबी तो वोट नहीं दे सकती, तो सिर्फ गेहूं और डरपोक मिन्सू एक्स पे वोट करते हैं और बाकी सभी ओ टीम में। तो इस वोटिंग के बाद इनको इनका तीसरा शिकार भी मिल गया था, जो था मिन्सू। गेम होगा कल सुबह, इसीलिए लोग आराम से पेट भर के खाना खाते हैं। इधर जुन्हो को एक मैप मिलता है, जिसके एक तरफ के आइलैंड्स पे कैप्टन ने क्रॉस लगाया था, बताया था कि उस तरफ के आइलैंड्स में कुछ भी नहीं है, जिससे जुन्हो को समझ आ जाता है कि स्क्विड गेम वाला आइलैंड उसी तरफ है। तो अपने टीम के बंदे के साथ वो उस तरफ के लिए निकल जाता है। वहीं इधर नोएल और मिस्टर पार्क बोट में बैठकर आइलैंड से दूर जाने लगते हैं। तभी चीफ उसे वॉकी टॉकी से बताता है कि तुम्हारे साथ जो नंबर 16 है वो असल में प्लेयर नंबर 246 है ना। उसके घर का एड्रेस, उसकी बेटी कहाँ एडमिट है, वो सब कुछ चीफ बताता है। इसलिए कहता है कि तुम वैसे भी इस बोट से ज्यादा दूर नहीं जा सकती, अच्छा होगा उसे लेकर वापस आ जाओ, वरना प्लेयर 246 के साथ उसकी बेटी भी मरेगी। जो नोएल बोट को वापस घुमा लेती है, लेकिन वो अकेले आइलैंड वापस आती है और मिस्टर पार्क को चले जाने कहती है। तो वो वेंटिलेशन के रास्ते से होकर आइलैंड के अंदर घुसती है, पर ट्रैकर मूव होने की वजह से चीफ अपने सोल्जर को बोट का पीछा करने कहता है। इधर प्लेयर्स रूम में इन्होंने डिसाइड तो कर ही लिया था, कल के गेम में ये लोग गीहुन, बेबी और मिन्सू को एलिमिनेट करेंगे। रात को सभी लोग सो गए थे, पर गीहुन जगा हुआ था। तभी एक सोल्जर आकर उसे बताता है कि फ्रंटमैन ने उसे बुलाया है। तो फ्रंटमैन उसे एक चाकू देता है और बताता है कि अगर तुम चाहो तो आज रात ही बाकी सभी को मारकर अपनी और बेबी की जान बचा सकते हो, वरना तुम तो समझ चुके होगे कि कल वो लोग तुम्हें और बेबी को ही एलिमिनेट करेंगे। ये बताते हुए अपना फेस रिवील करता है, जिससे गीहुन तो काफी ज्यादा शॉक्ड एंड गुस्सा हो जाता है। इवन चाकू से उसे मारने जाता है, पर रुक जाता है। फ्रंटमैन कहता है चाहे तो मार दो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, पर इससे ये गेम नहीं रुकेगा, मेरे बदले कोई और फ्रंटमैन आ जाएगा, इसीलिए मैंने तुम्हें और बेबी की जान बचाने के लिए मौका दिया है, जाओ जाकर उन सभी को मार दो। तो गीहुन वो चाकू लेकर जाने लगता है। तभी फ्रंटमैन कहता है कि तुमने इतनी आसानी से मेरी बात पे बिलीव कर लिया, जिसको इग्नोर करके गीहुन चला आता है। वापस प्लेयर रूम में आकर गीहुन चाकू लेकर बुढ़ो को मारने आता तो है, लेकिन उससे नहीं मार पाता, जिसमें फ्रंटमैन अपने टाइम का याद करता है जब वो फाइनल राउंड तक पहुंचा था। उसे तब के फ्रंटमैन ने यह ऑफर दिया था, तब नंबर 1 ने फाइनल गेम खेलने से पहले ही बाकी प्लेयर्स को मार दिया था। अब गीहुन ने किसी को भी नहीं मारा था, जिससे फ्रंटमैन समझ जाता है कि गीहुन उसके जैसा नहीं है। फ्रंटमैन को पता चल चुका था कि जुन्हो अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो उनके शिप पे कॉल करता है और जुन्हो को ये आइलैंड ढूंढना छोड़कर वापस जाने कहता है। पर जुन्हो कहता है मैं आपको ढूंढ कर रहूंगा। इस पे फ्रंटमैन कहता है कि इस बार जिंदा नहीं बचोगे। इधर प्लेयर्स को गेमिंग एरिना में बुलाया जाता है। वहीं इधर नोएल चीफ के रूम में पहुंच जाती है, जहाँ उसके गनपट्टी पे बंदूक लगाकर प्लेयर 246 के सारे डिटेल्स हमेशा के लिए मिटाने के लिए कहती है, जो चीफ सिस्टम से हटा तो देता है। देन कहता है कि एक और जगह है जहाँ सारी फाइल्स रखी हुई है, और वो जगह है फ्रंटमैन का रूम, जहाँ फ्रंटमैन के अलावा सिर्फ चीफ जा सकता है। तो नोएल उसे वहाँ ले जाने कहती है। इधर ये लोग गेमिंग एरिना में पहुंच जाते हैं। ठीक उसी के सामने एक रूम के अंदर से वीआईपीज और फ्रंटमैन लाइव ये फाइनल गेम देखने वाले थे।
जहाँ 3 अलग अलग शेप के टावर खड़े थे जिसके ऊपर इन्हें लाया जाता है। तो स्क्वायर टावर में पहुंचने के बाद इन्हें गेम के रूल्स के बारे में बताया जाता है। अगले टावर में जाने के लिए एक प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा, यानी गेम जीतने के लिए इन्हें 3 जन को एलिमिनेट करना होगा और बाकी 6 प्लेयर ये गेम जीत सकते हैं। यानी पहले से दूसरे टावर जाने में इन्हें एक जन को नीचे गिराना होगा, दूसरे से तीसरा टावर जाने के लिए एक और जन को, और फिर तीसरा टावर जाने के बाद एक और जन को गिराना होगा। जिसके बाद जितने भी लोग बचेंगे वो सारे विनर होंगे। पर किसी को भी एलिमिनेट करने से पहले बीच में रखा एक बजर दबाना होगा, जिसके बाद ही वो एलिमिनेशन वैलिड होगा और बजर दबाने के 15 मिनट के अंदर किसी एक को एलिमिनेट करना होगा, वरना वो सारे मारे जाएंगे। तो गिहुन एक कोने में अकेला हो जाता है क्योंकि वो जानता है ये सभी उसे और बेबी को पहले एलिमिनेट करना चाहेंगे। तो बुढ़ो एंड बाकी सभी डिस्कशन शुरू करते हैं कि किसे पहले एलिमिनेट किया जाए। इधर लिफ्ट से फ्रंटमैन के रूम जाने के टाइम चीफ नोल से फाइट बैक करता है, दोनों में काफी झड़प होती है। इसी तरह लड़ते लड़ते ये लोग फ्रंटमैन के रूम पहुंच जाते हैं, जहां चीफ नोल को चाकू मार देता है और फिर उससे बातें करने लग जाता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। नॉर्थ कोरिया में उसके लाइफ के बारे में बात करने लगता है। तब तक उधर गेम चालू हो गया था, इसलिए लाइव ये गेम देखते हुए बात कर रहा था। पर नोल तो बिना आवाज के लिफ्ट की ओर जा रही थी क्योंकि लिफ्ट के अंदर उसकी गन थी। चीफ ने उसे देख लिया था पर वो तो बिंदास चाकू लेकर जा रहा था, ये सोचते हुए लिफ्ट के बाद वो कहाँ तक भाग के जाएगी। पर लिफ्ट खुलते ही नोल गन निकाल कर चीफ को गोलियों से भून डालती है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं पहले गिहुन को मारने का, ये सोचकर बजर दबा देते हैं। पर गिहुन बेबी को छोड़कर सामने आने वाला तो नहीं था। कोई कहता है इन दोनों को गिरा देते हैं, तो अगला कहता है फिर नेक्स्ट टावर में किसे गिराएंगे। तो कोई कहता है गिहुन को बेबी से अलग करते हैं, पर ऐसा वो लोग कैसे करेंगे। पर तभी ली की नजर पड़ती है मिन्सू पे, इसीलिए वो कहता है कि हम पहले राउंड में मिन्सू को एलिमिनेट करेंगे। ये बोलकर बीच में रखा हुआ वो पोल निकाल लेता है और मिन्सू को उससे धक्का मार देता है, जिससे उन्हें इस पोल का यूज भी समझ आ जाता है। तो राउंड कंप्लीट होने के बाद अगले टावर में जाने के लिए एक ब्रिज बन जाती है। इधर नोल फ्रंटमैन के डेटा रूम में घुस जाती है, जहाँ वो इस साल के प्लेयर्स के डेटा लॉग में से प्लेयर 246 यानी मिस्टर पार्क के सारे डिटेल्स को हटा देती है और फिर अपना डेटा भी मिटाने के लिए सोल्जर्स वाला डेटा लॉग ढूंढने लग जाती है। इधर दूसरे टावर में आने के बाद भी प्रॉब्लम तो वही रहता है कि गिहुन और बेबी को कैसे अलग किया जाए, क्योंकि अगर इन्हें तीसरे टावर में जाना है तो इस बार गिहुन को एलिमिनेट करना ही होगा और बेबी को उससे अलग करना होगा। इसीलिए एक प्लेयर बजर को ऑन करके वो पोल निकाल कर गिहुन को धमकी देने जाता है। तो गिहुन उसे उल्टा समझा देता है कि अगर इस बार तुमने हम दोनों को नीचे गिरा दिया तो अगले टावर में जाने के बाद क्या गारंटी है कि वो लोग तुम्हें नहीं एलिमिनेट करेंगे। जो सुन ये बंदा पीछे हट जाता है। इधर समंदर में मिस्टर पार्क की बोट का पीछा करते हुए सोल्जर्स उसके काफी करीब पहुंच गए थे, इवन उस पे गोली चलाने लगे थे। पर तभी जुनो वहाँ पे अपनी शिप लेकर पहुंच जाता है, जो उन सोल्जर्स को मार डालता है। वहीं इधर ये सभी अपना अपना कोट बांध कर एक बंदे को आगे भेजते हैं बेबी को गिहुन से छीनने के लिए, और पीछे से ये सभी उन कोट्स को खींचे हुए थे। पर जैसे ही वो आदमी गिहुन के नजदीक पहुंचा, गिहुन ने चाकू निकालकर उसे डराना शुरू किया, पर वो आदमी तो गिहुन से ही लड़ने लग गया। तो गिहुन ने उनकी कोट वाली रस्सी को काट दिया, जिससे वो आदमी एक तरफ अकेला पड़ गया। जो देखकर पीछे से ली ने गिहुन को हटने के लिए आवाज लगाई और उस आदमी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। फिर ली ने गिहुन से कहा कि मैं तुम्हारी टीम में हूँ। जो सुन बाकी सब भी शॉक्ड होते हैं, गिहुन कभी बिलीव नहीं होता। ली कहता है मैंने इसीलिए तो उस आदमी को धक्का दिया ना। गिहुन कभी भी बिलीव नहीं होता। तो ली फाइनली बता देता है कि ये बेबी मेरी और जूनी की बेटी है। तब गिहुन को बाकी सबको याद आता है कि उन्होंने ली और जूनी को काफी बार साथ में बात करते हुए देखा था। जो सुनकर इधर वीआईपी लोग भी हैरान होते हैं, पर उन्हें तो अपने मजे से मतलब है और ये बात रिवील होने पर उन्हें तो और ज्यादा मजा आता है। इसीलिए वो लोग तो अब बेट लगा रहे थे, कोई गिहुन पे तो कोई बेबी पे लगा रहा था। इधर अगले टावर पे किसे एलिमिनेट किया जाएगा यही डिस्कशन हो रहा था। अब क्योंकि गिहुन और ली दोनों के पास हथियार थे, इसीलिए इधर ये तीनों मिलकर प्लेयर नंबर 39 को बहुत मारते हैं और कहते हैं कि इसे हम घसीट कर ले जाएंगे और तीसरे टावर में जाकर इसे फेंक देंगे। पर गिहुन उन्हें रोकते हुए कहता है कि नहीं, हम पर्ची निकालेंगे ताकि गेम सबके लिए फेयर हो। जो सुनिए तीनों भड़क जाते हैं, उन पे अटैक करने लगते हैं। तो इस हाथापाई में बाकी तीनों भी मारे जाते हैं। अब ऊपर बचे थे गिहुन, ली, बेबी और वो प्लेयर नंबर 39 जो कि चलने की हालत में नहीं था। अब उसको समझ आ गया था कि अगले टावर में जाकर ये लोग उसे फेंक देंगे, इसीलिए वो रेंगते हुए जाता है, खुद नीचे गिर देता है। यानी अब अगले टावर में ली, गिहुन और बेबी में से किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। इधर जुनो मिस्टर पार्क के बोट में आता है, जहाँ मिस्टर पार्क उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। तो जुनो का साथी उसका ट्रीटमेंट कर देता है। वहीं जुनो ने कोस्ट गार्ड्स को अपनी लोकेशन शेयर कर दी थी। तो मिस्टर पार्क से आइलैंड का डायरेक्शन पूछकर जुनो अकेले निकल पड़ता है आइलैंड की तरफ। इधर तीसरे टावर पे जाने के लिए ब्रिज बनता है, जिसको ली पार कर लेता है। वहीं गिहुन बेबी को लेकर आ रहा था, तभी ली उसे अपना असली रूप दिखाता है। तीसरे टावर जाने के बाद वहाँ का पोल निकाल कर गिहुन को इधर आने से रोकता है और कहता है बेबी को इस पोल के ऊपर चढ़ा दे, और गिहुन को सेकंड टावर पे ही रुकने कहता है। यानी वो बेबी को मारकर गेम जीतना चाहता था। जो सुनकर गिहुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ली इस बच्ची का बाप था, पर पैसों के लिए वो इस बच्ची को भी मारने के लिए तैयार हो गया था। अगर 5 मिनट के अंदर बेबी और गिहुन तीसरे टावर पे नहीं गए तो उन्हें मार दिया जाएगा। इधर जुनो आइलैंड की तरफ आ रहा था, जो उनके सिक्योरिटी रूम के रडार में दिख जाता है। फ्रंटमैन भी ये देख लेता है, समझ जाता है कि ये जुनो ही है। तो वो ये आइलैंड खाली करने कहता है और वीआईपी को निकालने के लिए शिप रेडी करने कहता है। इधर नोल पूरे
डेटा सेंटर में आग लगा देती है। इधर टाइम जा रहा था, इसीलिए गीहुन बेबी को ब्रिज के बीच में रख देता है, तो ली बेबी को पोल से अपनी ओर खींच लाता है। तो उस समय का फायदा उठाकर गीहुन चाकू लेकर ब्रिज के उस पार चला आता है, जिससे उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों टावर के नीचे झूल जाते हैं, पर गीहुन ने टावर के साइड का एक रॉड पकड़ लिया था। वहीं उसके हाथ का जैकेट पकड़ा हुआ था ली ने, पर जैकेट फट जाती है, ली नीचे गिर के मर जाता है, जिससे गीहुन फिर से उठ खड़ा होता है। लेकिन दोनों ने लड़ाई करने से पहले बजर नहीं दबाया था, यानी ली का एलिमिनेशन वैलिड नहीं है, यानी अब गेम जीतने के लिए बेबी या गीहुन में से किसी एक को मरना होगा। इधर जुनहो आइलैंड के अंदर आ चुका था। वहीं ड्रोन के जरिए फ्रंटमैन ने देख लिया था कि कोस्ट गार्ड के शिप्स आइलैंड के काफी पास पहुंच चुके थे। वहीं इधर गेम में गीहुन बजर को ऑन करता है, फिर बेबी को लेकर सीधे फ्रंटमैन एंड वीआईपीज की ओर देखता है और कहता है हम तुम्हारे रेस के घोड़े नहीं है। फिर बेबी को आखिरी बार हग करता है और फिर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, जिससे ये गेम ओवर हो जाता है। बेबी गेम जीत जाती है, जो देखकर वीआईपीज भी शॉक्ड रह जाते हैं। सारे वीआईपीज निकल जाते हैं। वहीं फ्रंटमैन टाइम बॉम्ब ऑन कर देता है, जिसमें आधे घंटे का टाइमर लगा हुआ था। जुनहो ऊपर आते हुए टाइम बॉम्ब का आवाज सुन लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ जल्दी ब्लास्ट होने वाला है, पर वो अपने भाई को ढूंढने के लिए ऊपर जल्दी से आता है। वहीं फ्रंटमैन नीचे गीहुन को मरता हुआ देखकर ऊपर आता है और बेबी को अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी उसे जुनहो देख लेता है और उसे रुकने के लिए कहता है, पर फ्रंटमैन बेबी को लेकर चला जाता है। इसके बाद पूरे स्क्विड गेम की टीम अपने बड़े से जहाज में यहाँ से निकल जाते हैं और 30 सेकंड के अंदर ये पूरा आइलैंड तबाह हो जाता है, जहाँ से जुनहो और नोल सक्सेसफुली निकल गए थे। तो इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। प्लेयर 246 यानी मिस्टर पार्क फिर से अपने काम में वापस आ गए थे। वो ड्राइंग बना रहे थे नोल का, पर उन्हें अभी तक पता नहीं कि नोल ने ही उन्हें बचाया था, पर फिर भी उन्हें नोल थोड़ी जानी पहचाने लग रही थी। नोल बताती कि वो यहाँ पहले काम करती थी, तभी यहाँ उनकी बेटी आती है, जिसकी कंडीशन अभी काफी ठीक थी। वो धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। अब नोल बच्ची को नायोन कहकर बुलाती है, क्योंकि वो तो इस बच्ची को पहले से जानती ही थी, क्योंकि वो नायोन को कैंडीज दिया करती थी। तभी उसे ब्रोकर का कॉल आता है, जिसे उसने अपनी बेटी को नॉर्थ कोरिया से लाने के लिए पैसे दिए थे। वो उसे बताता है कि उसकी बेटी चाइना में है। फिर इधर जुनहो जाता है जेल से उसोक को लाने, क्योंकि चोरी की केस में उसे 6 महीने की जेल हुई थी। जुनहो अपने घर आकर देखता है कि गेम जीतने वाली बेबी को किसी ने उसके घर पे छोड़ गया था। इसके ऊपर स्क्विड गेम का एक होता है, जिसमें था एक एटीएम कार्ड और 222 नंबर का बैज, जो नंबर था उस बेबी की मॉम यानी जोनी का। जिन्हों वो कार्ड चेक करने जाता है, जिसमें थे पूरे 45.6 बिलियन वॉन यानी 287 करोड़ रुपए, जो उस बेबी के नाम पे थे। वहीं इधर वो ब्रोकर सेबियोक की माँ को भी नॉर्थ कोरिया से ढूंढ लाता है और उन्हें उनके बेटे यानी सेबियोक के भाई से मिलाता है। वहीं नोल चली जाती है चाइना अपनी बेटी को लाने। वहीं इधर जिस होटल में गीहुन रहता था, वहाँ एक रूम में उसने अपने सारे पैसे रखे हुए थे, तो कोई एक मिस्टीरियस बंदा आकर उन पैसों को लेकर चला जाता है। फिर इधर हम देखते हैं फ्रंटमैन अमेरिका आ जाता है गीहुन के बेटी के घर, जहाँ वो उसकी बेटी को बताता है कि तुम्हारे डैड गीहुन अब नहीं रहे। उसकी आखिरी निशानी के तौर पे एक बॉक्स उसे देता है, जो सुन गीहुन की बेटी काफी ज्यादा दुखी होती है। बॉक्स खोलती तो उसके अंदर गीहुन के प्लेयर नंबर 456 वाला ड्रेस था और एक एटीएम कार्ड था, यानी फ्रंटमैन ने गीहुन के होटल के सारे पैसे इस कार्ड में डालकर गीहुन की बेटी को दे दिया था। पर यहाँ से जाते हुए वो एक गली में एक और रिक्रूटर को देखता है जो दागची खेल रही थी। वो रिक्रूटर फ्रंटमैन की ओर अजीब से देखती है और अपना गेम चालू रखती है। तो इससे हमें स्क्विड गेम अमेरिका का हिंट दिया जाता है, यानी ये स्क्विड गेम सिर्फ कोरिया तक सीमित नहीं था। तो अब शायद स्क्विड गेम का भी यूनिवर्स बनेगा। इसी के साथ स्क्विड गेम सीजन 3 यहीं पे खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं एक और नए ड्रामा के साथ। अब तक टेक केयर एंड